स्वागत है आप सभी का हमारे RWR SSC चैनल पे। वीडियो को स्किप करने से पहले देख लीजिए हिंदी गद्यांश का जो है 10 नंबर आपको केवल 1 से 1.5 घंटे का वीडियो है, तो उसे जो है ज़रूर वॉच कर लीजिए। इससे आप लोगों के 10 नंबर पक्के हो जाएंगे। आप लोग क्या करते हैं, हिंदी को हल्के में ले लेते हैं और जो है जीएस पे पूरा फोकस करते हैं, और जो है 15 नंबर आप लोग जो है हिंदी के फोकट में समझते हैं। उसी में से आप लोगों के हर बार देखिए, कोई भी आप गद्यांश हल करके देखिए, उसमें से 10 में से आप लोगों के 6 या 7 सही जाते हैं और गलत हो जाते हैं, या 5 सही जाते हैं। ठीक है, तो हिंदी गद्यांशों को हल्के में ना लें। आप हमारा यह वीडियो पूरा देख लें, बिल्कुल गारंटी से जो है 10 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। ठीक है, 10 नंबर पक्के हो जाएंगे। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो हिंदी गद्यांश की ट्रिक क्या है, देखिए। आप लोग क्या करते हैं कि हिंदी गद्यांशों को बिना पढ़े क्वेश्चन सिंपल सा देख लेते हैं और जो है उसे हल करने लगते हैं। ऐसा कभी नहीं करना है। ठीक है, यदि आपने गद्यांश नहीं पढ़ा है तो आपका डेफिनेटली गलत जाएगा, क्योंकि इसमें क्या होता है कि गद्यांश में जितनी भी पंक्तियां लिखी होती हैं, केवल उसी को सच मानकर हल किया जाता है। जैसे मान लीजिए पंक्ति में लिखा है कि मुर्गे ने अंडा दिया है, तो आपको मानना पड़ेगा कि मुर्गे ने अंडा दिया है। आप अपने मन से नहीं, उसमें अगर क्वेश्चन आया है क्या मुर्गे ने अंडा दिया है, हाँ या नहीं, तो आपको हाँ करना पड़ेगा, क्योंकि जो है उस पंक्ति में लिखा है। तो जो कुछ भी पंक्ति में लिखा है वही आप लोगों को सत्य मानना है। अपने मन से नहीं कि महात्मा गांधी का जो है 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन नहीं, 1925 में था या 1920 में था। आप लोग ऐसा नहीं, जो लिखा है पंक्ति में वही आप लोग मान करके सच चलेंगे। ठीक है, जो लिखा है वही आप लोगों को मानना है। और जो है पहला पॉइंट ये हो गया कि आप लोगों को गद्यांश पढ़ना है। उसके बाद आप लोगों को क्या करना है कि पंक्ति में जो लिखा है वही आप लोगों को सच मान करके हल करना है। ठीक है, जो लिखा है उसमें उसी को सच मानेंगे। ठीक, उसी को सच मानेंगे। उसके बाद आप लोगों को क्या करना है कि कुछ जो है कठिन शब्द आ जाते हैं, कठिन शब्द आ जाते हैं, उनका आप लोगों को अर्थ जरूर निकालना है। ठीक है, अर्थ निकालना जरूर है, क्योंकि उससे जो है एक क्वेश्चन आपका आ जाता है, एक क्वेश्चन आ जाता है। अर्थ निकालने की कोशिश तो आप लोगों को करनी है। ठीक, यदि आप नहीं निकाल पाते हैं तब भी कोई बात नहीं। यदि आप किसी शब्द का अर्थ नहीं समझ पाते हैं, तो हर जो है पैराग्राफ में क्या दिया होता है, कहीं पास और दिया होगा, किंतु दिया होगा। इसका प्रयोग भी आपको बताएंगे। जैसे प्रयोग लिखा है कि सोना अच्छी लड़की है, तो उसके आगे क्या लगाएंगे, और यदि लगा है और लगा है तो उसके बारे में पॉजिटिव बात होगी ना। सोना अच्छी लड़की है और बहुत काम करती है या बहुत पढ़ती है। ठीक है, बहुत पढ़ती है, और के बाद ये नहीं लगा सकते बहुत बेकार लड़की है। ठीक है, सोना अच्छी लड़की है और बहुत काम करती है या बहुत पढ़ती है। इसके विपरीत अर्थ में क्या हो जाएगा कि सोना अच्छी लड़की तो है, परंतु वह बिल्कुल नहीं पढ़ती है, या वह बिल्कुल काम नहीं करती है, या वह काम चोर है। ठीक है, वह काम चोर है। तो आप लोगों को समान अर्थ और विपरीत अर्थ में याद रखना है। ठीक है, और कहाँ पास लिखा है, और किंतु या परंतु। ठीक है, ठीक है, तो इससे शब्द भी दिए हैं कि और, किंतु, परंतु, हालांकि। हालांकि मतलब यानी कि सोना अच्छी लड़की है हालांकि। ठीक है, सोना अच्छी लड़की है हालांकि किसके अपेक्षा, सोहन के। ठीक है, और जो है गद्यांश का सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है उसका मुख्य केंद्र आप लोगों को याद करना। मुख्य केंद्र जब तक आप लोगों को नहीं पता होगा तब तक आप लोग गद्यांश हल नहीं कर सकते हैं। और जो है एक मुख्य केंद्र से भी क्वेश्चन आता है कि इस जो है गद्यांश का शीर्षक क्या होगा, उसी में आप लोग चक्कर खा जाते हैं, क्योंकि जो है सारे ऑप्शन जो है एक तरीके के दिखाई पड़ते हैं, एक तरीके के सारे ऑप्शन लगते हैं, सारे के सारे ऑप्शन एक तरीके के लगते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को ये 4 पॉइंट याद रखने, और जो है अब गद्यांश की तरफ बढ़ते हैं। उसमें से जो कुछ होगा इंपॉर्टेंट वो आप लोगों को सिखाया जाएगा। ठीक है, देखिए पहला गद्यांश है, देखते हैं पहला गद्यांश क्या है, और उसे अच्छे से पहले पढ़ते हैं, क्योंकि इसमें टाइम तो लगेगा लेकिन आपके 10 नंबर जो है बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा टाइम चाहेंगे आपका, 1 घंटे, 1 या 1.5 घंटे में जो है क्लास आपकी समाप्त हो जाएगी। ठीक है, तो पहला है हमारा, चुनाव पूर्व सर्वेक्षण एवं एग्जिट पोल का लोकतंत्र में क्या महत्व है। तो इसका मुख्य केंद्र भी हम मान सकते हैं कि इसमें जो है एग्जिट पोल और जो है लोकतंत्र के बारे में बताया गया होगा, एग्जिट पोल और लोकतंत्र के बारे में बताया गया होगा। ठीक है, तो यह प्रश्न विचारणीय है, यह प्रश्न जो है हम लोगों के लिए विचारणीय है। ठीक है, आगे क्या आता है कि लोकतंत्री रूप जो है
लोकतंत्री रूप वृक्ष जो है जनता द्वारा रोपा और सींचा जाता है। यानी कि हमारा जो भारत है वह एक लोकतांत्रिक देश है और इसका जो इलेक्शन होता है वो लोग यानी कि हम लोगों के द्वारा, जनता के द्वारा होता है। यानी कि जनता के द्वारा ही जो है प्रतिनिधि को चुना जाता है, इसलिए यह जो है प्रश्न विचारणीय है। ठीक है, इसके पालन एवं पुष्पन यानी कि जैसे पेड़ में जो है पुष्प खिलता है, पुष्प खुलता है, ठीक है, तो उसमें जो है मीडिया यानी कि जो है इलेक्शन में जो है मीडिया की भी विशेष भूमिका रहती है। मीडिया में जो है मीडिया की विशेष भूमिका रहती है किसमें, इलेक्शन में। ठीक है, भारत एक लोकतांत्रिक राष्ट्र है। ठीक है, और लोकतांत्रिक राष्ट्र में नागरिकों को विशिष्ट अधिकार यानी कि जो आप लोगों ने अनुच्छेद देखा होगा, अनुच्छेद 19(1) जो कि जो है स्वतंत्रता का अधिकार है। इसमें जो है प्रेस की स्वतंत्रताएं दी गई हैं। जो संविधान पढ़ते हैं बच्चे उनको पता होगा। ठीक है, संविधान टॉपिक भी है हमारा। तो 19(1) किसके लिए होता है, प्रेस की स्वतंत्रता के लिए। ठीक है, तो इसके अंतर्गत नागरिकों को अभिव्यक्ति यानी कि प्रेस की स्वतंत्रता होती है, लेकिन जनता के व्यापक हित पर यानी कि जनता का जो व्यापक हित है उस पर प्रतिकूल यानी कि प्रतिकूल हमारे अनुकूल जो है प्रभाव डालने वाली, प्रतिकूल यानी कि अनुकूल का विलोम क्या होता है, यहाँ पास देखिएगा ध्यान से, अनुकूल का विलोम क्या होता है, प्रतिकूल। तो प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली स्वतंत्रता बाधित भी की जानी चाहिए। इसमें इसका आशय क्या है कि जो है मीडिया, आगे आप लोगों को पता चलेगा मीडिया क्या कर रही है। एग्जिट पोल जो है मीडिया देती है, उससे जो है जनता पर क्या प्रभाव पड़ता है, जनता क्या सोचती है कि हमारा जो वोट है। ठीक है, आगे आप लोगों को बताएंगे इस बारे में। तो आगे भी पढ़ते हैं, भारत जैसे अल्प शिक्षित यानी कि भारत जो हमारा है अल्प शिक्षित यानी कि कम शिक्षित है, कम शिक्षित देश में है। ठीक है, इस प्रकार के सर्वेक्षण अनुचित है यानी कि उचित नहीं है इस प्रकार के सर्वेक्षण। ठीक है, किस प्रकार के एग्जिट पोल की बात की जा रही, एग्जिट पोल की। ठीक है, मेन पॉइंट आप लोगों को हमेशा याद रखना है, एग्जिट पोल इसका मेन पॉइंट है। ठीक है, देश की आम जनता पर मीडिया द्वारा किए जाने वाले चुनाव पूर्व सर्वेक्षण। देखिए, मीडिया जो आती है वह चुनाव से पहले कुछ सर्वेक्षण करती है कि इस इलाके में इतने वोट इस कैंडिडेट के हैं, या एक एग्जिट पोल देती है। ठीक है, जो देती है, ठीक है, चुनाव से पहले। और चुनाव के तुरंत पश्चात किए जाने वाले एग्जिट पोल का भ्रामक यानी कि चुनाव जो हो जाता है उसके तुरंत पश्चात वो जो है एग्जिट पोल देने लगते हैं कि यहाँ से इनको इतने वोट मिले, यहाँ से इनको इतने वोट मिले। ठीक है, इससे जो है प्रभाव पड़ता है, एग्जिट पोल का प्रभाव पड़ता है। वह विजयी होती टीम की पार्टी की ओर झुक जाती है। जैसे कोई टीम जो है, कोई जो है पार्टी विजय हो रही है, या ये लोग क्या करते हैं कि रुपए, आगे आप पढ़ के बताते हैं आपको। आज भी सामान्य लोगों के बीच ये आम धारणा है कि अपना वोट जो है खराब नहीं करेंगे। तो ये जो है मीडिया जो है, लेखक के कहने का तात्पर्य यह है कि एग्जिट पोल जो मीडिया देती है, यह मीडिया क्या होती है, बिकी होती है एक तरीके से। ठीक है, बिकी होती है। ठीक है, तो बिकी जब होती है तो यह जो है एग्जिट पोल देती कैसा है, जो उनके जो है, देखिए यहाँ पास लिखा है, मीडिया द्वारा किए जाने वाले चुनाव पूर्व सर्वेक्षण और चुनाव के तुरंत पश्चात, ये तो पढ़ चुके हैं, तो झुक जाती आज भी सामान्य वोट। देखिए, वोट हम लोग सोचते हैं कि जो पार्टी जीत रही है उसी को वोट दे दें, अपना वोट बर्बाद ना करें। ठीक है, तो वर्तमान में बाजारवाद अपने जो है उत्कर्ष पर है और मीडिया इसके दुष्प्रभाव से अनछुआ नहीं है। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं ना होगा कि आज मीडिया भी जो है अधिकाधिक संख्या में प्रसार और धन पाने की विभुक्षित है। इसका अर्थ क्या है कि मीडिया जो है धन की लालची है और जो है वो एग्जिट पोल जो है सरकार के जो है, जो उनको पैसा देता है उसके अनुसार जो है एग्जिट पोल दिखा देते हैं। यह कथन बिल्कुल सही भी है जहाँ तक है। ठीक है, जो लेखक के अनुसार है यह कि एग्जिट पोल दिखाना जो है मीडिया जो है अपने अनुसार दिखाती है कि किसे विजयी करना है, किसे, जिसका रुपए ज़्यादा मिल जाते हैं उसी को जो है मीडिया दिखा देती है कि इनके वोट जो है इस इलाके में अधिक हैं। सिंपल सा ये है इसका जो है मुख्य केंद्र है। ठीक है, तो मीडिया सत्ताधारी और मजबूत राजनीतिक दलों के प्रभाव में रहता है। बिल्कुल सही बात है, रहता है। ठीक है, और जो है यह दल जो है धन के बल पर लोक रुझान को अपने पक्ष में दिखाने में सफल हो जाते हैं। ठीक है, जो दल हैं रुपए दे करके अपना जो है रुझान जो है दिखा देते हैं कि यहाँ से हमें इतने वोट प्राप्त हुए, इतने वोट प्राप्त हुए, दिखा देते हैं और संपूर्ण चुनाव प्रक्रिया को ही गता बता देते हैं कि यह जो है चुनाव प्रक्रिया हुई बस सही नहीं हुई है। ठीक है, सही नहीं हुई है अगर वो हार जाते हैं तब। ठीक है,
इस प्रकार सत्ता एवं धन इन सर्वेक्षणों को प्रभावित करते हैं। देखिए कुछ टाइम तो लगेगा क्योंकि ये जो है 5 नंबर का सवाल है और जो है गद्यांश आप लोग जब तक पूरा नहीं पढ़ेंगे इसीलिए 2 घंटे दिए जाते हैं, क्योंकि जो है जीएस में आप लोगों के 45 क्वेश्चन आते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा आप लोगों को समय कितना लेना है, 15 से 20 मिनट, ठीक है। और आप लोगों को मैथ और जो है इस पे ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है। इन्हें दूध का धुला नहीं कहा जा सकता है। किसे दूध का धुला नहीं कहा जा सकता है? प्रश्न को। प्रश्न को जो है दूध का धुला नहीं कहा जा सकता है। भारत जैसे लोकतांत्रिक राष्ट्र में जहां जनता निर्वाचन के माध्यम से अपना मत जो है अभिव्यक्त करती है, यानी कि लोकतांत्रिक राष्ट्र में अपना मत जो है जनता देती है, ठीक है, वहाँ इन सर्वेक्षणों को उचित अनुचित पर विचार किया जाना चाहिए। यानी कि लेखक का कहना है कि ये जो मीडिया इस तरीके से अपना रुझान दे देती है, एग्जिट पोल दे देती है, यह गलत है, ठीक है। न्यायालय को यदि सुधार के अनुसार, संविधान के अनुसार चलने की बाध्यता है, यानी कि न्यायालय क्या करता है, जैसा संविधान में लिखा है उसी प्रकार से चलता है। लेकिन जो संसद है, उच्च लोकसभा और राज्यसभा, वह जो है संविधान में संशोधन कर सकती है, उसके पास शक्ति है, तो वह अपने अधिकारों का प्रयोग करके कोई सार्थक प्रयास करे। किस बारे में? कि एग्जिट पोल और रुझान को जो है रोका जा सके, एग्जिट पोल और जो है रुझान को रोका जा सके। अब हम लोग जो है क्वेश्चनों को पढ़ते हैं, ठीक है, क्वेश्चनों को पढ़ते हैं, सिंपल सा, ठीक है। तो पहला हमारा क्वेश्चन क्या है? प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली स्वतंत्रता जो है क्यों बाधित होनी चाहिए, क्यों बाधित होनी चाहिए? देखिए अब जब आप बिल्कुल बिना गद्यांश पढ़े जब आप ऑप्शन टिक करेंगे तो आपको सारे के सारे जो है ऑप्शन बिल्कुल सही लगेंगे। वोट के सही उपयोग के लिए सही लग रहा है ना, श्रेष्ठ लोकतंत्र की स्थापना है, सारे के सारे ऑप्शन बिल्कुल आप लोगों को सही लगेंगे। इसीलिए आप लोगों को क्या करना है, पहले गद्यांश पढ़ना है। अब हम लोग जो है गद्यांश के अकॉर्डिंग चलेंगे कि गद्यांश में जो है लेखक का कहना क्या है। श्रेष्ठ लोकतंत्र के लिए वो क्या कहती है कि जो है हमारी जनता का जो है हित, देखिए यहाँ पास लिखा है सिंपल सा, जब आप लोग पढ़ेंगे तब आप लोगों को दिखाई पड़ेगा कि लेकिन जनता के व्यापक हित, यानी कि लोकहित की सर्वोपरि रखने के लिए, लोकहित, जो लोकहित यानी कि लोग रहते हैं राष्ट्र में, उनके हित को सर्वोपरि रखने हेतु जो है इसको बाधित करना चाहिए। और यहाँ पास लिखा था कि इनको जो है, अगला प्रश्न है कि दूध का धुला नहीं कहा जा सकता है। तो आपको पता है कि दूध धुला इसमें किसको कहा गया है कि मीडिया से संबंधित लोगों को, क्योंकि वो जो है धन लेकर के गलत दिखा देते हैं, एग्जिट पोल, ठीक, गलत दिखा देते हैं। अगला पॉइंट है हमारा, संपूर्ण चुनाव प्रक्रिया को ही धता बता देते हैं। इसका मतलब यह कैसा है, जब आप बुक पढ़ेंगे तभी तो पता चलेगा ना कैसा है। संपूर्ण चुनाव प्रक्रिया को ही धता बता देते हैं, यानी कि ये क्या कर रहे हैं, एक प्रकार से जो है यह उपहास कर रहे हैं। और वीडियो को अंत तक देखिएगा, सब तरीके के गद्यांश आपको मिल जाएंगे, ठीक है। शायद प्रीवियस ईयर में पूछे भी जा चुके हैं, शायद इसी में से फंस भी जाए, ठीक है। तो गद्यांश से निष्कर्ष क्या निकलता है, यानी कि गद्यांश से जो है निष्कर्ष क्या निकलता है, यानी कि हम लोगों को मेन पॉइंट देखना है। तो इसमें मेन पॉइंट क्या था, एग्जिट पोल था मेन पॉइंट। तो चुनाव पूर्व सर्वेक्षण एवं एग्जिट पोल को जो है प्रतिबंधित किया जाना चाहिए। निष्कर्ष इसका यह तो नहीं निकलता है कि मीडिया धन से प्रभावित है, वो तो प्रभावित है ही, तो इसका निष्कर्ष तो नहीं निकलता। निष्कर्ष का मतलब क्या होता है, इसका हल क्या निकलता है, इसका हल यह होना चाहिए कि चुनाव पूर्व जो सर्वेक्षण एवं एग्जिट पोल है उनको प्रतिबंधित किया जाना चाहिए। संविधान में संशोधन होना चाहिए संसद के द्वारा। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन आया जो आप लोगों को बताया था कि केंद्र बिंदु आप लोगों को ध्यान रखना, उसी से जो है गद्यांश का शीर्षक निकलता है। तो गद्यांश का शीर्षक क्या होना चाहिए, चुनाव पूर्व सर्वेक्षण, तो यह तो होना चाहिए, लेकिन साथ में एग्जिट पोल भी तो जो है हमारा मुख्य पॉइंट है। तो चुनाव से पहले जो सर्वेक्षण एवं एग्जिट पोल दोनों के बारे में जानकारी दी गई ना, चुनाव पूर्व सर्वेक्षण, चुनाव प्रक्रिया के बारे में थोड़ी ना इसमें जानकारी दी गई है, चुनाव पूर्व सर्वेक्षण और जो है एग्जिट पोल के बारे में इसमें जानकारी दी गई है, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले गद्यांश की तरफ, गद्यांश 2 की तरफ, ठीक है। अब गद्यांश 2 क्या कह रहा है कि कृष्ण और कालिंदी दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। कालिंदी क्या होता है, कालिंदी, ठीक है, एक दूसरे के पूरक हैं, ठीक। यदि आप लोग नहीं भी अर्थ निकाल पाते हैं
तो आप लोगों को गद्यांश पूरा पढ़ना है और जो मेन पॉइंट है वो आप लोगों को लास्ट में निकल के आ जाएगा। ठीक है, कृष्ण और कालिंदी जो है दोनों के पूरक हैं, यानी कि दोनों एक ही हैं। ठीक है, एक ही हैं, इसके कहने का तात्पर्य पहले तो यह हो गया। ठीक है, यह तो नहीं कह सकता कि कदम्ब के बिना कृष्ण अधूरे थे। कदम्ब है, उसके बिना जो है कृष्ण अधूरे थे, किंतु इसका जो है उसका अभाव अवश्य खटकता है, यानी कि उसके बिना जो है उसका अभाव यानी कि उसकी आवश्यकता जो है जरूर खटकती है। प्रसिद्ध है कृष्ण की बंसी की मधुर आवाज और गोपियों की कृष्णोत्तर की प्रेम कथाएं, यानी कि लेखक कहता है कि जो है कृष्ण की बंसी की जो है मधुर आवाज है, ठीक है, और जो है गोपियों की कृष्ण के प्रति जो है प्रेम कथाएं जो हैं, ठीक है, प्रसिद्ध हैं। ठीक है ना, कृष्ण जी की बांसुरी भी प्रसिद्ध है और गोपियों की कृष्णोत्सव की प्रेम कथाएं भी प्रसिद्ध हैं। ठीक है, भोर का फूटता प्रभाव हो या रात्रि की छिड़ती रागनी हो, यानी कि भोर का फूटता प्रभाव यानी कि दिन और रात्रि की जो है छिड़ती रागनी। ठीक है, जब कभी कृष्ण को मुरली पेड़ पौधों कुंज लताओं को चीरती गूंजती हुई गोप बालाओं के कानों में पहुंचती थी, यानी कि जब कृष्ण जी जो है अपनी मुरली बजाते थे, ठीक है, अपनी मुरली बजाते थे, तब जो है गोपियों और जो है पेड़ पौधों सबके पास जाती थी। ठीक है, वे प्रेम में जो है भाव विह्वल हो जाते थे। सिंपल सा इसमें क्या कहना चाह रहा है, कभी कृष्ण जी के बारे में और कृष्ण जी की बांसुरी के बारे में जानकारी देना चाह रहा ना। जब आप लोग गद्यांश पढ़ेंगे तो आप लोगों को खुद समझ में आने लगेगा कि इसमें क्या रहा है। ठीक है, बस आप लोगों को जब 4-5 गद्यांश पढ़ लेंगे तो आप लोगों को कॉन्फिडेंस हो जाएगा। ठीक है, भावहील और मदहोश, ठीक है, बना अपने प्रिय के पास चल पड़ती हैं, यानी कि प्रिय कौन है, कृष्ण जी के पास चल पड़ती हैं। कहते हैं मुरलीधर का सानिध्य पाने की गोपियों की अकुलाहट परमात्म तत्व में मिलने की आत्मा की झटपटाहट का संकेत है, यानी कि जो है गोपियां जो है व्याकुल होने लगती हैं कृष्ण जी से मिलने के लिए। ठीक है, इस लौकिकता में भी अलौकिकता अनित्रित है, यानी कि लौकिकता में जो है अलौकिकता जो है अलौकिकता जो है निहित है। पर इस अलौकिकता को जो है पहुँचे हुए लोग ही समझ पाते हैं, पहुँचे हुए लोग ही समझ पाते हैं। मुझ जैसों की क्या बिसात, यानी कि लेखक कह रहा है कि मैं इतना बड़ा भक्त कहाँ हूँ, मेरी कहाँ इतनी बिसात है, ठीक है, जो मैं अलौकिकता को प्राप्त कर सकूँ। ठीक है, मेरे लिए तो आत्मा और परमात्मा का संबंध किसी भी प्रकार की क्लिष्टता से बढ़कर है, यानी कि आत्मा और परमात्मा का जो संबंध है प्रकार की विशिष्टता से बढ़कर के है। ठीक है, मुझे अगर कुछ सूझता है तो वह बस कदम्ब, जिसका पूर्ण आकृति से लेकर फूल पत्तियों मकरंद यहाँ तक कि उन सूक्ष्म कोशिकाओं के स्वरूप भी जो है अपनी व्याख्या चाहते हैं। मुझसे जो है कृष्ण का ग्वाल वालों के साथ वृंदावन की झुटमुटों और वनों में गायों का चरना, उनकी मनभावनी वंशी की मधुर आवाज़ सुन गायों का रंभना, या फिर कृष्ण की माखन चोरी गोपियों का उल्हाना, यशोदा माता की डांट सारे, यह सब बता रहा है लेखक कि यह सब जो है मुझे कदम्ब के इर्द गिर्द चक्कर लगाने वाले प्रतीत होते हैं। जो है कलंद के डांट फटकार सारे जो है कृष्ण कृतियों मुझे कदम्ब के इर्द गिर्द जो है चक्कर लगाने वाले प्रतीत होते हैं। इसमें जो है कदम्ब की जो है ज़्यादातर व्याख्या की गई है। तो कदम्ब क्या है, कदम्ब क्या है, कदम्ब एक जो है वृक्ष आता है, देखिए कदम्ब का वृक्ष आता है। ठीक है, अब देखते हैं लेखक को कदम्ब का अभाव क्यों खटकता है, क्यों खटकता है। ठीक है, क्यों खटकता है, आप लोग बिल्कुल जो है आप लोगों ने पढ़ा है और आप लोगों के पास गद्यांश जो है ऊपर रखा होगा। ठीक है, तो आप लोग मैचिंग करेंगे, क्योंकि वह कदम्ब के बिना कृष्ण की कल्पना नहीं कर सकता है ना, कदम्ब नहीं होगा तो क्या कृष्ण की कल्पना नहीं की जा सकती है। ठीक है, क्योंकि जो उसमें बताया भी गया है कि अगर वो ना हो तब भी उसकी जो है कमी महसूस होगी, लेकिन क्या उसकी कल्पना नहीं की जा सकती है, यह मुख्य भाव नहीं होगा, क्योंकि वह यह मानता है कि कदम्ब के वृक्ष के बिना कृष्ण पूरे नहीं हैं, बिल्कुल नहीं। लेखक के लिए कृष्ण जो है कृतित्व का आधार कदम्ब है, यानी कि कृतित्व का आधार कदम्ब है। आप लोग देख भी लीजिए जो है
कृष्ण और कालिंदी दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के पूरक हैं, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा लेखक के लिए कृष्ण जो है कृति यानी कि एक तरीके की छवि का आधार कदम्ब है, ठीक है। लेखक प्रकृति प्रेमी है, बिल्कुल नहीं। लेखक जो है कृष्ण जी और जो है उनके कदम्ब के वृक्ष के प्रति जो है अपना लिख रहा है, ठीक है। निम्नलिखित में से गोपियों के प्रेम भाव विहल होने के पीछे कौन उत्प्रेरक कार्य करता है? कौन उत्प्रेरक कार्य करता है? तो इसका क्या कदम्ब का वृक्ष है? कदम्ब के वृक्ष को देख करके जो है गोपियां व्याकुल हो जाती हैं। गोपियों का कृष्ण प्रेम, जब कृष्ण जी बांसुरी की धुन बजाते हैं तब जो है गोपियां जो है बिहल होने लगती हैं, कृष्ण जी से मिलने के लिए, उस जो है धुनी को सुनने के लिए व्याकुल होने लगती हैं, ठीक है। अगला है निम्नलिखित में से यमुना नदी के किस पर्यायवाची शब्द का गद्यांश में प्रयोग हुआ है? गद्यांश में प्रयोग हुआ है तो देखिए कदम्ब क्या था? कदम्ब तो था वृक्ष, ठीक है, कदम्ब था वृक्ष। और जो है यमुना नदी को क्या कहा गया है? कालिंदी। कालिंदी नाम भी है, यमुना नदी का पुराना नाम क्या है? कालिंदी यमुना नदी का पुराना नाम भी है, ठीक है। तो पर्यायवाची क्या हो जाएगा? कालिंदी, ठीक है। अगला है हमारा प्रस्तुत गद्यांश का केंद्रीय विषय वस्तु के रूप में कौन उपस्थित है? देखिए केंद्रीय जो है बिंदु हमेशा पूछा जाता है, हर गद्यांश में केंद्रीय बिंदु जो है जरूर पूछा जाता है, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा कि गोपियां एवं कृष्ण का जो है प्रेम, केंद्रीय बिंदु इसमें क्या आप लोगों ने पढ़ा? कदम्ब जो है कम से कम 4-5 बार जो है गद्यांश में आया, 4-5 बार। जो सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाए वही होगा देखिए केंद्रीय बिंदु। केंद्रीय बिंदु क्या होगा? कालिंदी तो केवल एक बार प्रयोग किया गया है ना, तो कदम्ब का वृक्ष बिल्कुल सही हो जाएगा, कदम्ब का वृक्ष बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला पॉइंट है हमारा निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द तत्भव शब्द है? तत्भव शब्द है तो इसका उत्तर हो जाएगा माखन। माखन है तत्भव शब्द। देखिए अगला गद्यांश है, इसे बिल्कुल आराम से पढ़ना है, ठीक है। लोक कथाएं हमारे आम जीवन में सदियों से रची बसी हैं, यानी कि लोक कथाएं क्या है? जो पुरानी कथाएं हैं हमारे जीवन यानी कि हमारे दादा परदादाओं से जो हम सुनते आ रहे हैं, इन्हें हम अपने बूढ़ों से बचपन से सुनते आ रहे हैं, ठीक है। लोक कथाओं के बारे में यह भी सच कहा गया है कि बचपन के शुरुआती वर्षों में बच्चों को अपने परिवेश की महक, सोच व कल्पना की उड़ान देने के लिए इनका उपयोग करना जरूरी है। देखिए इसका मुख्य बिंदु भी हम लोग समझ सकते हैं, एक तरीके से क्या दिया गया है? लोक कथाओं के बारे में बताया गया है, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ रहा है कि लोक कथाओं के बारे में यह भी कहा जा सकता है कि बचपन में जो बच्चे होते हैं उनको जो है परिवेश यानी कि जो हमारे यहाँ का वातावरण या हमारे यहाँ का माहौल है उसके बारे में या उसकी कल्पना को बच्चा जो सोचता है उसको उड़ान देने के लिए इसका उपयोग जरूरी है। हम यह भी सुनते हैं कि बच्चों के भाषा के विकास यानी कि बच्चे जो बोलचाल करते हैं उसके विकास के संदर्भ में भी कथाओं की उपयोगिता है, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं कि आप उन्हें कोई कहानी सुनाइए उन्हें बहुत जल्दी जो है झट से याद हो जाती है, ठीक है। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन लोक कथाओं के विभिन्न रूपों में हमें लोक जीवन के तत्व मिलते हैं, यानी कि हमारे जो जीवन में हो रहा है, घटित जो घटनाएं होती हैं उनके बारे में मिलते जुलते जो है तत्व होते हैं, ठीक है। घटित घटनाएं हैं, ठीक है। तो जीवन से घटित घटनाएं जो है लोक कथाएं हैं, ठीक है, लोक कथाएं हैं जो बच्चों के भाषा विकास में उल्लेखीय यानी कि बहुत बहुत बड़ी जो है भूमिका निभाती हैं, ठीक है। अगर हम अपनी पढ़ी हुई लोक कथाओं को याद करें तो सहजता से हम इनके कई उदाहरण मिल जाते हैं, यानी कि जब हम अपनी पढ़ी हुई कोई लोक कथाओं को याद करते हैं तो सहजता से हमें इनके कई उदाहरण मिल जाते हैं कि हाँ ये कथा जो है हमारे इस कार्य से या इस तरीके से मिलती है, ठीक है, मिलती है, ठीक है। जब हम कहानी सुना रहे होते हैं तो बच्चों से हमारी क्या अपेक्षा रहती है कि बच्चे जो हैं हमने जो उनको कहानी सुनाई है, ठीक है, या कहीं पास रोक दिया है तो उनको जो है पुरानी घटना जो है याद होनी चाहिए कि वह पहली घटी घटनाओं को जरूर दोहराएं, यानी कि जो पहले घटी घटनाएं हमने उनको सुनाई हैं वह उनको जरूर याद होनी चाहिए, ठीक है। बच्चे भी घटना को याद रखते हुए साथ साथ मजे से दोहराते हैं, ठीक है, कि यहाँ पास ये हुआ था, यहाँ पास की दादी वो आगे वहाँ पास क्या हुआ था, ठीक है। राजा फिर कहाँ गया, ठीक है। तो इस तरीके से होती हैं लोक कथाएं, ठीक। इस तरह कथा सुनाने की इस प्रक्रिया में बच्चे इन घटनाओं के क्रम को जो है
एक क्रम में रखकर देखते हैं, एक क्रम में रखकर देखते हैं। इन क्रमिक घटनाओं में एक तर्क होता है जो बच्चों के मनोभावों से मिलता जुलता है। देखिए एक तर्क इनमें होता है ना कि बच्चों के मनोभाव से मिलता जुलता है। अब देखिए इसके जो हम लोग क्वेश्चनों में आ जाते हैं। पहला हमारा, क्या बताती हैं लोक कथाएं? क्या बताती हैं लोक कथाएं? क्या बताती हैं लोक कथाएं? ठीक है, तो लोक कथाएं क्या घटनाएं? देखिए अब जब आप लोग ऑप्शन देखेंगे तो लोक की उड़ान या लोक कथाओं में शामिल, पहला क्वेश्चन हमारा है लोक कथाओं में शामिल है। लोक कथाओं में क्या शामिल है? लोक कथाओं में क्या शामिल है? तो देखिए लोक कथाओं में जीवन के रंग ही तो शामिल हैं, जीवन के रंग ही तो शामिल हैं। ठीक है, इसका मुख्य क्या है कि बच्चों को जो है जीवन के रंग ढंग बताने का एक नज़रिया ही तो है लोक कथाएं। ठीक है, तो जीवन के रंग हो जाएगा। ऐसे आप लोग जब ऑप्शन देखेंगे तो आपको सभी सही लगेंगे, लेकिन जब आप लोग उसे पढ़ लेंगे गद्यांश को तो जो है आप लोगों को लगभग लगने लगेगा कि यह वाला सही नहीं है। एक बार आप लोगों ने जो एक क्वेश्चन गलत किया तो आपके जो है पांचों के पांचों क्वेश्चन गलत हो जाएंगे, बिल्कुल गारंटी से। बहुत ज़्यादा एक सही होगा और 4 गलत हो जाएंगे यदि आप लोगों ने गलत डायरेक्शन में ले लिया, क्योंकि सारे ऑप्शन एक तरीके के ही दिखते हैं। लोक कथाओं में किस परिवेश की महक की बात की गई है? लोक कथाओं में जो है किस परिवेश की महक की बात की गई है? तो कौन सा? देखिए बच्चों के जो आसपास जो मौजूद परिवेश होता है वही तो होता है लोक कथाओं में। शहरी परिवेश या ग्रामीण, इसकी तो कहीं पास बात ही नहीं है, विद्यालय की भी कहीं पास जो गद्यांश में लिखा होगा हम वही सच मान के चलेंगे ना। तो शहरी या ग्रामीण परिवेश की बात कहाँ से आ गई? या विद्यालय, बच्चों के आसपास मौजूद परिवेश की बात आई है ना। अगला है हमारा, इस गद्यांश के लिए उपयुक्त शीर्षक क्या होगा? जो इस गद्यांश के लिए सबसे अच्छा जो है शीर्षक क्या होना चाहिए? तो इसके लिए शीर्षक क्या होना चाहिए कि जो है हमारा अंतर्राष्ट्रीय भाषा की कहीं पास बात की गई या अंग्रेजी भाषाओं की बात की गई, राष्ट्रीय एकता की पहचान राष्ट्रभाषा की, राष्ट्रभाषा का यानी कि जो हमारी भाषा है उसका प्रभाव के बारे में इसमें बताया गया है ना। लोक कथाएं, लोक कथाओं के बारे में बताया गया ना, तो राष्ट्रभाषा का प्रभाव बताया गया है इसमें। ठीक है, अगला है हमारा, अंग्रेजी के विषय में लेखक का मत किससे प्रकट होता है? ठीक है, देखिए यह जो है ये जो है क्वेश्चन दूसरे आप देखिए, यह जो क्वेश्चन है आपके किसी दूसरे पैराग्राफ के हैं। ठीक है, 2-3 क्वेश्चन ये वाले जो है किसी दूसरे पैराग्राफ के हैं। ठीक है, तो हम लोग आगे देख लेते हैं बिल्कुल सही वाला हमारा क्या है। आगे क्वेश्चन क्या है, बच्चों से हमारी क्या अपेक्षा रहती है? कि बच्चे क्या कहानी सुने, यह हमारी अपेक्षा रहती है? नहीं, बच्चों से हमारी यह अपेक्षा रहती है कि बच्चे जो हैं घटनाओं को वे जो है कहानी को याद रखें, वे कहानी को याद रखें ताकि कहानी से आगे जुड़ा जा सके। देखिए बच्चे जो हैं कहानी को याद रखेंगे तभी तो आप कहानी से आगे जुड़ेंगे। बच्चे घटनाओं को समझने छोटे से ही थोड़ी ना समझने लगते हैं, वे कहानी मजे में लें, ये ऐसा थोड़ी ना है कहीं। यह होगा कि वे कहानी की घटनाओं को याद रखें ताकि आगे जो है कहानी से जुड़ा जा सके। अगला है हमारा, अनुच्छेद के अनुसार आधार पर कहा जा सकता है कि इसका मुख्य बिंदु क्या है? इसका मुख्य बिंदु क्या है? तो इसका मुख्य बिंदु क्या होना चाहिए? लोक कथाओं के माध्यम से कल्पना। देखिए लोक कथाओं के माध्यम से कल्पना, तर्क और भाषा का विकास, यानी कि बच्चों की जो है भाषा का विकास भी इसी से होता है, लोक कथाओं से। परिवेश की महक पद का अर्थ क्या है? परिवेश की महक पद का अर्थ क्या है? तो इसमें क्या है, परिवेश की विशिष्ट सीमाएं, विशिष्ट सीमाओं के बारे में बताया गया ना। परिवेश की कहानियां थोड़ी ना, कोई परिवेश की गंध नहीं है। परिवेश की खुशबू गंध मतलब एक तरीके का विलोमार्थ है, लेकिन एक ही तरीके का तो है। परिवेश की विशिष्ट सीमाएं, विशिष्ट सीमा है, परिवेश की महक है, परिवेश की विशिष्ट सीमाएं, परिवेश की विशिष्ट सीमाएं। अगला हम लोग देख लेते हैं कि राष्ट्रीय एकता की बहुत बड़ी पहचान है राष्ट्रभाषा। अब इसमें क्या होना चाहिए, केंद्रीय बिंदु क्या होना चाहिए कि जो हमारे राष्ट्र की राष्ट्रीय भाषा का मुख्य केंद्र होगा। बिल्कुल सिंपल सा है, आप लोग पढ़ेंगे तब भी इसमें दिखाई देगा। संपूर्ण राष्ट्र में जो है अंतर्राज्यीय व्यवहार के लिए एक राष्ट्रीय भाषा का होना आवश्यक है। यानी कि राष्ट्रभाषा 2-3 बार जब आ रहा है तो आप लोग समझ लीजिए कि राष्ट्रभाषा जो है हमारा इसका शीर्षक होना चाहिए। ठीक है, मुख्य बिंदु हमारा क्या होगा, राष्ट्रभाषा।
भारत की राष्ट्रभाषा हिमालय से लेकर कन्याकुमारी तक विशाल राष्ट्र को एक सूत्र में पिरो सकती है। यानी कि जो हमारे भारत की राष्ट्रभाषा है वह हिमालय से लेकर के, यानी कि पूरे भारत की बात कर रहा है। सबसे लंबी दूरी कहाँ की है? भारत। देखिए, हिमालय से कन्याकुमारी सबसे लंबी दूरी है। सबसे लंबी दूरी कहाँ से है? हिमालय से कन्याकुमारी, ठीक है। संविधान में हिंदी को क्या माना गया है? राजभाषा। राष्ट्रभाषा नहीं है। देखिए, हमारी हिंदी जो है राजभाषा है। भारत के राजनीतिज्ञों ने जो है राष्ट्रीय एकता के इस सूत्र को राजनीति का मुद्दा बना दिया है। यानी कि भारत के जो राजनीतिज्ञ हैं, उन्होंने जो है राष्ट्रीय एकता के इस सत्र को राजनीति का मुद्दा, यानी कि वो जो है केवल इस मुद्दे को छेड़ देते हैं बस, ठीक है। राष्ट्रीय एकता की प्रतीक हिंदी की बात करने वालों को संकीर्णतावादी कहना ठीक नहीं है। यानी कि जो हमारी राष्ट्रीय एकता की प्रतीक हिंदी है, हिंदी भाषा, उसकी जो बात करने वाले को है संकीर्णतावादी नहीं कह सकते हैं हम लोग। यानी कि वो अच्छा आदमी है ना, जो हमारे राष्ट्रभाषा का प्रयोग करता है। भारत की सभी भाषाओं को विकसित और समृद्ध होने का अधिकार है। यानी कि हमारी हिंदी भाषा को भी जो है समृद्ध होने का अधिकार है, या जो है इसमें लेखक ने प्रकट किया है। उनमें परस्पर विरोध ठीक नहीं। यानी कि अंग्रेजी और जो है हिंदी के बीच विरोध होता है। अंग्रेजी उनकी फूट का लाभ उठा रही है। यानी कि जो है अंग्रेजी को लोग बढ़ावा दे रहे हैं। इंटर तो बच्चे जो हैं हिंदी माध्यम से पढ़ लेते हैं, उसके बाद जो है अंग्रेजी आ जाती है। तो लेखक के कहने का अनुसार क्या है कि अंग्रेजी को जो है हिंदी को भी जो है आगे बढ़ाना चाहिए। इस देश की खूबियाँ इस देश के चश्मे से पहचानी जा सकती हैं। यानी कि हमारे देश की जो खूबियाँ हैं हिंदी भाषा से ही तो पहचानी जा सकती हैं। यानी कि विदेशी भाषा किसे कहा गया? अंग्रेजी को। हिंदी भाषा और जो देसी भाषा, देसी चश्मा कहा गया है, वह किसे कहा गया? हिंदी को। देसी चश्मा हिंदी को, विदेशी चश्मा अंग्रेजी को। अंग्रेजी प्रयोग के अपने क्षेत्र हैं, ठीक है। अंग्रेजी प्रयोग कहाँ कहाँ होता है? अपने अपने क्षेत्रों में होता है, ठीक है। देश के चौमुखी विकास के लिए आज उसका भी योगदान है। देखिए, देश के चौमुखी विकास के लिए किसका योगदान है? हिंदी का। पर वहाँ यहाँ के आम लोगों की भाषा कभी नहीं। देखिए, इसमें यहाँ पास वह यहाँ के आम लोगों की भाषा कभी नहीं हो सकती। तो यह किसके बारे में कहा गया है? अंग्रेजी के बारे में बताया गया है कि देश के चौमुखी विकास में भी जो है अंग्रेजी का भी योगदान है, लेकिन जो है आम लोगों के लिए जो है भाषा कभी नहीं हो सकती है अंग्रेजी, ठीक है। अब देश का चश्मा से क्या तात्पर्य है? देखिए, वही आ गया, देश के चश्मे से क्या तात्पर्य है? देश के चश्मे का क्या तात्पर्य है कि देश को देखने का नजरिया हमारा कैसा है। देश को देखने का नजरिया कैसा है, तो देश का चश्मा। और जो है देसी चश्मे का अर्थ क्या है? देसी चश्मे का अर्थ है हिंदी भाषा, हिंदी भाषा। तो देश का चश्मा क्या है? देश को देखने का नजरिया, ठीक है। संविधान में हिंदी को क्या माना गया है? संविधान में हिंदी को, देखिए आप लोगों ने पढ़ा होगा गद्यांश, तभी तो, वरना सभी लोग लगाते थे राष्ट्रभाषा राष्ट्रभाषा। संविधान में हिंदी को क्या कहा गया है? राजभाषा, राजभाषा कहा गया है। अगला है हमारा, देखिए एक तो पूछा जरूर जाता है कि गद्यांश के लिए उपयुक्त शीर्षक क्या है? उपयुक्त शीर्षक क्या है? तो देखिए इसमें क्या अंतर्राष्ट्रीय भाषा के बारे में ज़्यादा पॉइंट दिया गया है, या अंग्रेजी का मुँह? अंग्रेजी के बारे में तो बहुत कम दिया है। राष्ट्रभाषा का प्रभाव तो देखिए इसमें बात की गई है कि राष्ट्रभाषा जो है हमारी होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन इसमें प्रभाव के बारे में नहीं, लेकिन जो है राष्ट्रीय एकता की पहचान राष्ट्रभाषा के बारे में बताया गया है। राष्ट्रीय एकता यानी कि राष्ट्र एक कब होगा? जब हमारे जो है हिमालय से कन्याकुमारी तक जो है राष्ट्रीय भाषा अपनाई जाएगी, ठीक है। अगला है, अंग्रेजी के विषय में लेखक का मत किससे प्रकट होता है? लेखक का मत किससे प्रकट होता है? देखिए, अंग्रेजी की आवश्यकता तो है हम लोगों को, लेकिन पर वह आम भाषा नहीं हो सकती। यही तो लेखक ने कहा है। यही तो लेखक ने कहा है कि जो है कहाँ पास कहा था कि ये जो है देश के विदेश चौमुखी विकास में जो है अंग्रेजी का योगदान तो है, लेकिन आम लोगों की भाषा कभी नहीं हो सकती। आम लोगों की भाषा कभी नहीं हो सकती है। तो इसका सही उत्तर तो हो जाएगा, अंग्रेजी की आवश्यकता तो है, परंतु जो है यह आम भाषा नहीं हो सकती है। अगला पॉइंट क्या है हमारा कि भारत के राजनीतिज्ञों ने जो है राष्ट्रीय एकता के इस सूत्र को राजनीतिक का मुद्दा बना दिया है, ठीक है। किसको बना दिया है? किसको बना दिया है? तो इसका इसको बना दिया है, राष्ट्रभाषा को बना दिया है, राष्ट्रभाषा को बना दिया है। देखिए, अब हम लोग देखते हैं अपना अगला गद्यांश। इसमें क्या दिया गया है कि एक समुदाय के सदस्य
जो दूसरे समुदाय और उनके धर्म का विरोध करते हैं। यानी कि एक समुदाय, जैसे हम लोग मान लेते हैं हिंदू, एक समुदाय जो है मुसलमान, उनके धर्म का विरोध, यानी कि जो है एक समुदाय दूसरे समुदाय का विरोध करता है, उन्हें सांप्रदायिक कहा जा सकता है। सांप्रदायिक विचारधारा यह बताती है कि समाज धार्मिक सुविधा समुदायों में बटा हुआ है, यानी कि इसका अर्थ भी बता दिया गया है कि समाज जो है धार्मिक समुदायों में बटा हुआ है, जिनके स्वार्थ एक दूसरे के प्रतिकूल, यानी कि अनुकूल मतलब एक जैसे, प्रतिकूल यानी कि विपरीत, और कभी कभी उनमें आपस में विरोध भी होता है। ठीक है, एक विरोध किसी विशेष समुदाय पर झूठे आरोप लगाना, ठीक, जो एक विरोध होता है किसी समुदाय पर झूठे आरोप लगाना, यानी कि एक समुदाय दूसरे समुदाय पर झूठे आरोप लगा देता है या जानबूझकर उन्हें अपमानित करता है। ठीक है, इससे भी अधिक यह विरोध निर्बल व्यक्तियों की दुकानों एवं घरों को आग लगा देना। इसमें जो है किसके बारे में बताया गया है? समुदाय के बारे में बताया गया है। आग लगा देना, उनकी एक धर्म क्या करता है, मान लीजिए जो कमज़ोर व्यक्ति हैं उनकी दुकान या घरों में आग लगा देना, या उनकी स्त्रियों को अपमानित करना और व्यक्तियों को जान से मार देना तक का जो है रौद्र रूप धारण कर सकता है। ठीक है, रौद्र रूप जो है धारण कर सकता है। संप्रदाय एक प्रकार से धार्मिक अभिव्यक्ति है। ठीक है, इसमें बताया भी गया है कि समुदाय जो है उसका तात्पर्य यह है कि संप्रदाय का तात्पर्य यह है कि जो है धार्मिक जो लोग हैं वह अलग अलग धर्म को मानते हैं। ठीक है, यह धर्म भाषा और जाति पर आधारित होती है। ठीक है, यह धर्म जो है भाषा और जाति, जैसे हम हिंदू से हैं, आप मुसलमान से, इस तरीके से जो है आधारित होती है, और देश के हितों की अपेक्षा मतलब सही होता है, उपेक्षा मतलब उसका उल्टा होता है। ठीक है, करके सांप्रदायिक हितों को बढ़ावा देती है। ठीक है, सांप्रदायिक हितों को बढ़ावा देती है। भारत में विभिन्न जो है राजनीतिक पार्टियां सांप्रदाय को बढ़ावा दे रही हैं, किस लिए? वोट पाने के लिए। ठीक है, वोट पाने के लिए बढ़ावा देती हैं। ठीक है, हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई सभी अपने अलग अलग संगठन बना रहे हैं। जैसे हिंदू का अपना अलग हो गया बजरंग दल, मुसलमानों का अपना अलग हो गया, तो जो है अलग अलग संगठन बना रहे हैं। इसके अलावा प्रायतः जो है सभी राजनीतिक पार्टियां धर्म के नाम पर अपने अपने प्रत्याशियों को खड़ा करके वोट मांगती हैं। ठीक है, कि इस इलाके में हिंदू ज़्यादा हैं, इस इलाके में जो है इस तरीके का कर दो, इस तरीके का कर दो। अब आ जाते हैं हम लोग प्रश्न की तरफ कि उपरोक्त जो है गद्यांश का मूल क्या होना चाहिए। तो इसमें क्या संप्रदाय के प्रति आम लोगों को जागरूक करना है। मूल भाव क्या है? मूल भाव पूछा है, यह तो हमारा निष्कर्ष निकल सकता है। ठीक है, तो इसका कवि ने क्या कहा गया है? कवि ने क्या कहा है कि संप्रदाय की अवधारणा प्रस्तुत करना, यानी कि संप्रदाय की जो अवधारणा प्रस्तुत की है किसने? कवि ने। संप्रदाय की अवधारणा किसने प्रस्तुत की है? तो किसने प्रस्तुत की है? कवि ने। ठीक है, इसका सही उत्तर यही हो जाएगा। अगला हमारा मंदिर, मस्जिदों, गुरुद्वारा अथवा चर्चों में दी जाने वाली शिक्षा संप्रदाय को बढ़ावा देती है क्या? संप्रदाय को बढ़ावा देती है। तो उसमें जो है अन्य धर्म की खामियां और अपने धर्म की खूबियों के बारे में बताया जाता है। बिल्कुल सही बात है ना, कि हमारा धर्म अच्छा है, उनका धर्म ये, इसमें ये कमी है, वो कमी है, यह बताया जाता है ना। ठीक है, अगला है हमारा वर्तमान भारत की राजनीति की नींव जाति एवं धर्म के खंभों पर टिकी है। यह कथन कहाँ तक सही है? कहाँ तक सही है? तो आप लोगों को सिंपल सा आपको बताया है कि आप लोगों को कैसे करना है, कि आप लोगों को जो है गद्यांश के अनुसार ही चलना है, अपना मत नहीं देना है, अपना मत नहीं देना है। तो पूर्णता सही तो नहीं हो सकती ना, असंता सही है, सही तो है लेकिन कहाँ तक सही है? पूर्ण सही नहीं है। ठीक है, पूर्ण सही नहीं है। सांप्रदायिक का क्या अर्थ है? बताया भी है गद्यांश में सांप्रदायिक का क्या अर्थ है। तो सांप्रदायिक का अर्थ है एक प्रकार की धार्मिक अंधभक्ति है, यानी कि सांप्रदायिक में अलग अलग धर्म बटे हुए हैं, सिंपल सा। ठीक है, एक प्रकार की भाषा है ही नहीं, एक प्रकार का जलसा, एक प्रकार का धर्म नहीं है, लिखा भी है उसमें एक प्रकार की जो है धार्मिक अंधभक्ति है। ठीक है, कि एक धर्म के प्रति ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। ठीक है, इस प्रकार से है। अगला है हमारा सांप्रदायिक किस पर आधारित नहीं होती है। सांप्रदायिकता जो है किस पर आधारित नहीं होती? देखिए, धर्म के आधार पर है, भाषा के आधार पर है, जाति के आधार पर है। जब आप लोग गद्यांश पढ़ेंगे तब आप लोगों को पता चल जाएगा। शिक्षा का उसमें जो है कहीं पास नाम नहीं दिया गया है, शिक्षा का कहीं पास नाम नहीं दिया गया है। अगला हमारा क्या है कि रविंद्रनाथ टैगोर ने इस भारतवर्ष को महामानव समुद्र कहा है, महामानव समुद्र कहा है।
विचित्र देश है, विचित्र देश है यह। असुर आए, यानी कि असुर भी आए, आर्य भी आए, शक भी आए, हुण भी आए, नाग भी आए, यक्ष भी आए, गंधर्व भी आए। जाने कितनी मानव जातियां आईं और आज के भारतवर्ष को बनाने में अपना हाथ लगा गई। यानी कि जो है भारतवर्ष को बनाने में जो है इतनी जातियां यहाँ पास आईं, जिसे हम हिंदू रीति नीति कहते हैं। यह जो है अनेक आर्यों और आर्येतरों जो है उपादानों का अद्भुत मिश्रण है। आर्यों के द्वारा ही हम लोग जो है आए हैं, इसके कहने का मतलब है। एक एक पशु, एक एक पक्षी न जाने कितनी स्मृतियों का भार लेकर हमारे सामने उपस्थित हैं। अशोक की भी अपनी स्मृति परंपरा है, आम की भी अपनी है, बकुल की भी अपनी है, चंपे की भी अपनी है। इसमें जो है प्रकृति के बारे में बताया गया है एक तरीके से। सब क्या हमें मालूम है? नहीं मालूम है ना। जितना मालूम है उसी का अर्थ क्या स्पष्ट हो सकता है। ना जाने किस बुरे मुहूर्त मनोजता देवता ने शिव पर जो है बाण फेंका था। जो देखिए शरीर, देखिए ना जाने किस बुरे मुहूर्त में मनोजन्मा देवता ने शिव पर बाण फेंका था, शरीर जलकर राख हो गया। और 52 पुराण 6ठ अध्याय की गवाही पर हमें मालूम है कि उनका जो है रत्नमय धनुष टूटकर खंड खंड हो धरती पर गिरा। जहाँ मूठ थी वह स्थान रुक्मणी से बना था, वह टूटकर धरती का पर गिरा और चंपे का फूल बन गया, हीरे का बन गया। और जो है नाथ स्थान था वह टूटकर गिरा और जो है मोल श्री के मनोहर पुष्पों में बदल गया। इससे एक क्वेश्चन जरूर आएगा कि जो है धनुष टूट करके किन किन भागों में क्या क्या बना। ठीक है, आप लोग जब क्वेश्चन आएगा तब देख लेंगे। इंद्र नील मणियों का बना हुआ कोटि देश भी टूट गया। जो इंद्र नील मणियों का बना हुआ कोटि देश था वह भी टूट गया। सुंदर पाटल पुष्प में परिवर्तित हो गया। सुंदर पाटल था वह किस में परिवर्तित हो गया? पुष्प में परिवर्तित हो गया। यह भी बुरा नहीं हुआ, लेकिन सबसे सुंदर बात यह हुई कि चंद्रकांत मणियों का बना हुआ मध्य देश टूटकर चमेली बन गया। और जो है विद्रुम की बनी किससे हुआ कि जो है कौन था, किसने? शिव पर जिसने जो है बाण फेंक दिया, उसके बाद यह घटनाएं हुई। निम्नतर कोटि बेला बन गई, स्वर्ग को जीतने वाला कठोर धनुष जो है धरती पर गिरा। जी देखिए, स्वर्ग को जीतने वाला कठोर धनुष जो धरती पर गिरा तो कोमल फूलों में बदल गया। स्वर्गीय वस्तुएं धरती से मिली, मनोहर नहीं होती मिले बिना। देखिए, स्वर्ग की जो वस्तुएं धरती पर जब तक नहीं मिलेंगी तब तक मनोहर नहीं होंगी। यह कहना किसका है? कवि का है। महामानव समुद्र से क्या तात्पर्य है? महामानव समुद्र से क्या तात्पर्य है? तो देखिए, मनुष्य का समुद्र, यह कोई विशाल जनसंख्या, विशाल मानव जाति, विभिन्न जातियों के लोगों की बड़ी संख्या। देखिए इसमें जो है आर्य भी आए, वह भी आए, हूण भी आए, एक तरीके के पक्षी, एक तरीके के टाइगर वगैरह वगैरह। तो महामानव, मानवों का समूह, विभिन्न जातियों के लोगों का बड़ी संख्या में वास स्थल। ठीक है। हिंदू रीति रिवाज का स्वरूप जो है क्या है? हिंदी रीति रिवाज का स्वरूप क्या है? तो इसका स्वरूप क्या है? जो है विभिन्न संस्कृतियों की विशेषताएं जो है समेटे हुए है। अगला है हमारा आधुनिक भारतवर्ष में अपना स्वरूप ग्रहण किया था। तो किसने ग्रहण किया था? असंख्य जातियों ने जो है निर्माण में योगदान दिया। किसने दिया? आर्यों ने दिया, हूणों ने दिया, बहुत लोगों ने जो है भारतवर्ष में अपना जो है दिया योगदान। परंपरा का पर्यायवाची क्या है? तो परंपरा का पर्यायवाची क्या होगा? रीति। परंपरा रीति रिवाज ही तो होता है एक परंपरा। अगला हमारा प्रस्तुत गद्यांश में पुष्पों की उत्पत्ति कौन सी धारणा से ली गई है? देखिए आ गया क्वेश्चन, पुष्पों की उत्पत्ति किस धारणा से ली गई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मिथकीय से ली गई है।